हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज देखो हम लोग आ गए बच्चों लेक्चर 24 पर। चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, मोशन इन अ प्लेन। ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया बच्चों। इससे पहले जो 3-4 लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने आईआईटी जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करे थे। आज जैसे मैंने कहा था कि हम लोग 1-2 लेक्चर में नीट के कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि बायो वालों को भी तसल्ली हो जाए कि उनका भी भला हो जाएगा अगर सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट लेक्चर होगा, ये वाला लास्ट लेक्चर नहीं है, 1-2 लेक्चर अभी और आएंगे। जो भी लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के एंड में तुमको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराए गए हैं एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, आईआईटी जेई पीवाईक्यू और नीट की पीवाईक्यू, उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। सॉल्व नहीं होंगे वो क्वेश्चन, सिर्फ एक तरीके से सेट होगा, क्योंकि सॉल्व दे दूंगा तो तुम छाप लोगे। यहाँ पर कराए जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना। बार बार लड़के पूछते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे। हर चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, पीडीएफ का लिंक पड़ा होगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक, चलो बच्चों जल्दी से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। देखो नीट के पीवाईक्यू, अच्छा अब आप लोग हो सकता है ये सोचो कि भाई इसमें जो है क्वेश्चंस जो नीट के, या जो पहले इसका नीट नाम नहीं था, पहले एआईपीएमटी के नाम से होता था, मतलब जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए सीपीएमटी होता था, अलग अलग नाम से चेंज होता रहता है। बेसिकली क्या है, तुमको डॉक्टर बनना है तो ये सब पेपर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 जल्दी से सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ठीक है भैया, एट अ टाइम टी, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, इन सेकेंड्स, मतलब टाइम आपका सेकेंड्स में है। द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है भाई, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये कब पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन, ये पूछा गया था AIPMT 2006 में, ठीक है, 2006 में आया है क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, एनसीईआरटी में भी दिए। कह रहा है कि भैया जो पार्टिकल है वो OX, ये मान लो ओरिजिन है, ये चल रहा है OX डायरेक्शन में, और ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो, पोजीशन नहीं कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है। ये बस इन्हीं, देखो बच्चों ये जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें इन वर्ड्स का खेल होता है, अगर उस पर ध्यान दे जाओगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। यहाँ पोजीशन नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल, यानी ओरिजिन से जो उसकी किसी टाइम t पर जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू किस इक्वेशन की तरफ, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो कह रहा है भैया कि जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो रेस्ट पे आएगा यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 एट रेस्ट, है कि नहीं। ये होने से पहले यानी रेस्ट पे आने से पहले वो कितना चल चुका है, तो ये डिस्टेंस बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो बच्चों हमें यही पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आएगा। जैसे चल तो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये हम जानते हैं। और हमें ये भी पता है सिंस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt, होती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम ये x की वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको बच्चा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। 40 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, प्लस 12 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, माइनस टी क्यूब क्या क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो वेलोसिटी बच्चों आ जाएगी आपकी 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब कह क्या रहा है कि वो रेस्ट पे आ जाए, उससे पहले कितना चल चुका होगा वो, ठीक है। तो पहले तो हम यही पता कर लेते हैं कि रेस्ट पे जब आएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, सिंस, अच्छा ये भी लिखेंगे, एट रेस्ट वेलोसिटी 0 होगी, हो जाएगी कि नहीं। तो इसमें वेलोसिटी 0 रख दो तो ये हो जाएगा 12, अच्छा ये 3 भी है, माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों 3t स्क्वायर इधर ले जाओ तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, भाई 3 को नीचे ले जाना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स, आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे हाँ भाई 2 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक बात बताओ, इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन 1, एट t इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, हम t इज इक्वल टू 0 से कर रहे हैं तो सारा मेजरमेंट, तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे x कितना होगा, x1 मान लेते हैं, x1 इज इक्वल टू कितना होगा, 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 40 मीटर्स, ठीक है।
और जब वो रेस्ट में आएगा तो वो 2 सेकंड चल चुका होगा। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया कितना हो गया 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 12 टू 24 कितना हो गया 64 हो गया। 64 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 56 आ जाएगा, 56 मीटर। अब यहीं पर बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जरा ऑप्शन देखो क्या क्या है, 40 भी है 56 भी है। हो सकता है आपको ये एक आंसर मार के आ जाओ, लेकिन ये आंसर है नहीं। देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है ना ओरिजिन से, तो ओरिजिन से x1 किसी टाइम t पर वो x1 पे है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कहाँ पहुँच गया है, x2 दूरी पर पहुँच गया है ओरिजिन से, है कि नहीं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x1 पे था, t इज इक्वल टू 2 पे x2 पे, मतलब जब वो रुक गया तो भाई कितनी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस या कवर्ड लिख दो, कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितनी चला, इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 हमारा आया है 56, x1 आया है 40, ये हो जाएगा 16 मीटर। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी वाला सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, नोट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, बस आप अपनी समझ के लिए इसको सॉल्व करके पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है। तो वहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी, पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर ये हमें पता है कि रेस्ट पे वेलोसिटी 0 होगी, तो हमने टाइम निकाल लिया एट t इज इक्वल टू 0, पहले भी निकाल ली कि कितनी डिस्टेंस पे होगी, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल ली कितनी डिस्टेंस पे होगी। इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये पता चल गया कि t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो कितना चला है। ये क्वेश्चन अच्छा कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, बस क्या है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता अगर देखो हम लोग एक चीज़ ये भी बच्चों होती है, खासकर इन टाइप के एग्जाम्स में, वो मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ कि जब भी आपका आंसर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और आप जो भी वैल्यू आ रही हो, मान लो कैलकुलेशन के बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज़ आती रहती हैं, और ऑप्शन में उनमें से कोई एक वैल्यू हो तो खुश मत हो जाना कि कहीं यही तो आंसर नहीं है। बात समझ रहे हो, पहले आप पूरा सोल्यूशन कर लो, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो, फिर आंसर देखना। मान लो यहाँ तो दोनों वैल्यू मैच कर रही थी, 40 और 56, कोई ना कोई ऑप्शन था, टिक करके चले आते, गलत हो जाता। ठीक है, देख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये AIPMT 2007 में आया है। ठीक है, 2007 में क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t। ठीक है भाई, given f is equal to f naught 1 minus small t by t where f naught and t are constant. ठीक है, the particle at t is equal to 0 has 0 velocity. At the time when f is equal to 0 the particle's velocity is, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो भैया एक चीज़ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन से 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये दे रखा है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर दे रखा है। और कह रहा है कि ये जो एफ नॉट और टी है ये कांस्टेंट है, कोई नंबर हो सकता है, मान लो 2 है 3 है कुछ भी हो सकता है। और कह रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो कह रहा है एट द टाइम व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी, कि जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों एक काम करते हैं कि हमें तो पहले तो वो टाइम निकालना है जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये वाली इक्वेशन में सिंस f इज इक्वल टू 0, तो f 0 का मतलब क्या हो गया, f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये एफ नॉट भी नीचे आ जाएगा क्योंकि एफ नॉट 0 नहीं हो सकता। देखो जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म होते हैं तो उसमें कोई भी 0 के नीचे टर्म आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन अगर ये टर्म आ गया तो एफ नॉट 0 हो गया, एफ नॉट 0 हो गया तो ये तो कंडीशन है ही, ये तो कंडीशन कह ही रहे हैं कि एफ 0 है। बात समझ रहे हो, क्योंकि एफ नॉट 0 होगा तो पूरा 0 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या कहोगे कि भैया इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो t की वैल्यू आ जाएगी t सेकेंड्स,
या टी आ जाएगी वैल्यू, यानी कि टाइम कैपिटल टी के बाद हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। और इसी टाइम पर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। बात समझो, इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे 0 है, टी इज इक्वल टू टी पे हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करनी है एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी पर एक्सेलरेशन हमारा 0 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। डी वी क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा एफ डी टी, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको देखो पहले, फिर नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। भाई हमें टाइम पता करना है कि कितने टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी एफ इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी में, और हमें क्या पता चल गया, हमें टाइम पता चल गया जिसके बाद एक्सेलरेशन 0 होगा। अब क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं लिमिट के साथ, बात समझ रहे हो, लिमिट कैसे कैसे वेरी करेंगी, एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 है, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, मान लेते हैं वेलोसिटी हमें कुछ वी होगी, हम इसे इंटीग्रेट कर दें, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिमिट होगी, यहाँ लिमिट होगी 0 से v, क्योंकि वेलोसिटी पहले 0 है बाद में v हो जा रही, और टाइम पहले आपका 0 है बाद में कैपिटल t हुआ जा रहा है कि नहीं, टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल t के बाद, और ये हो जाएगा f df, क्या हो जाएगा f dt, ये वाली इक्वेशन f dt। और f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू हमें पता है क्या है, क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, ये हो जाएगी f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल t, ये हो जाएगा dt। अब यहाँ बच्चों जब इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन, और ये लिमिट क्या होगी 0 से v, तो जब 0 से v रखोगे तो लिमिट तो वही आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, v आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ नॉट एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही कह दिया गया है। अब मैं इंटीग्रेट बच्चों डायरेक्ट कर देता हूँ, आप देख लेना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, स्मॉल टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन टी तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 से टी लिमिट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, तो v इज इक्वल टू एफ नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो बच्चों, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगी t रखेंगे तो t, अच्छा ये देखो यहाँ पर t भी है, ठीक है, t माइनस स्मॉल t की जगह t रखो, टी स्क्वायर अपॉन 2t, और माइनस जब 0 रखोगे तो सब में 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस t से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एफ नॉट ब्रैकेट में t माइनस टी बाई 2, इसमें से t कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना होता है 1 बाई 2, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी एफ नॉट टी अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, देख लो इसको एक बार। ये सब क्वेश्चन बच्चों पता है क्या है, इनमें अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी याद आ गया, सिर्फ ये बातें, तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे, इस पर कोई बहुत दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। देख लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन क्या है, AIPMT 2008 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पे है जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पे बच्चों 4-5 लेक्चर पढ़े थे, नहीं देखें तो देख लेना जाके। उसमें जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यूड, शायद तीसरा या चौथा लेक्चर था, आई थिंक चौथा या पाँचवा था, कुछ ऐसे ही था। उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे मोमेंटम चेंज कितना होता है वो जाना था। अब देखो बच्चों, मोमेंटम मैंने अभी जब IIT की सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे IIT JEE में, तो उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा था मोमेंटम, जिसमें यूज़ हुआ था। मोमेंटम टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है बच्चों, क्योंकि मोमेंटम एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसे हम लोग अभी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बस इतना जान लो, मास इनटू वेलोसिटी आपका मोमेंटम होता है, ठीक, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या रहा है पहले ये समझ लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई।
व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो भाई चेंज इन मोमेंटम निकालना है जब वो पार्टिकल हवा में उड़ के आएगा और टकरा जाएगा। मतलब कुल मिला के कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे उड़ के आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 1 पर और इस पॉइंट 2 के बीच में जो मोमेंटम चेंज होगा वो निकालना है। उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है 45 डिग्री, और तो कुछ दे नहीं रखा। मास दे रखा है इसका m, ये जो भी प्रोजेक्टाइल है उसका मास दे रखा। तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हो सर सिंपल कैसे, अभी समझ जाओगे। सबसे पहले तो बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और एक्सिस भी बना लेते हैं। एक्सिस इसलिए बना देंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सिस काम आएगी। ये है वेलोसिटी, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल v cos 45 और एक होगा वर्टिकल v sin 45। इसको थोड़ा बड़ा ना बनो वरना होगा क्या, आगे दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि उधर भी मुझे ड्रॉ करना है इसको। तो ये हो गया v cos 45, ये हो गया v cos 45 और ये हो गया v sin 45। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बच्चों याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरीके से, जब मोशन हो रहा होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस यानी हवा का जो इस पे रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है और कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं, तो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से उठ के ऊपर से पूरा आएगा तो जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v, वही इस पॉइंट पर होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कह दोगे सर बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पर वेलोसिटी v ही हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका v ही होगा। बस होगा क्या यहाँ पर, हो ये जाएगा कि भैया उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो पहले ऊपर की तरफ थी जस्ट टकराने से पहले इस पॉइंट 2 पे, इसको 1 मान लो पॉइंट, इसको 2 मान, यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगी वो भी 45 डिग्री बनाएगी। ये भी आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने बताया था, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज क्या हुआ, बस चेंज इसमें बस इतना हुआ कि इसका डायरेक्शन मतलब ये रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हुआ, ये ऊपर जा रही थी, जैसे ही इसका पाथ रिवर्स हुआ तो देखो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया। अब इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक देखो ये हो गया इसका कोसाइन कंपोनेंट v cos 45 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये देखो, और एक हो जाएगा v sin 45 जो कि नीचे की तरफ चला गया। तो देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ है, वर्टिकल। और यही तो हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ भी रहे थे कि हमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए चेंज होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगता रहता है। तो ये जो ऊपर था वो नीचे हो गया, है कि नहीं। तो पहले पॉइंट 1 पर हम मोमेंटम निकाल लें, पॉइंट 1 पे मोमेंटम निकाल लें। P1 वेक्टर, वेक्टर बच्चों इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी v1 मान लेते हैं v1, पहले ऐसे लिखते हैं, लेट एट वन वेलोसिटी इज इक्वल टू v1, मतलब v1 पे वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट 1 पे वेलोसिटी कितनी है v1 वेक्टर। अच्छा v1 बच्चों क्या हो जाएगा, अगर i और j के फॉर्म में लिखें तो v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा v cos 45 i कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस v sin 45 j कैप। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो यूनिट वेक्टर आई कैप, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग है तो यूनिट वेक्टर जे कैप, और ये दोनों इसके कंपोनेंट हो गए। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 एट पॉइंट 1, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो बस खाली यहाँ पर क्या करो, v बाहर ले लो, कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरीके से लेट एट 2, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमने मान ली v2 है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायग्राम में देखो कैसे हो जाएगी, v cos 45 तो प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग ही है, तो ये हो जाएगा v cos 45 आई कैप
माइनस, अब देखो v साइन 45 निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का j, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस v साइन 45 j कैप, हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से पॉइंट 2 पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर है, वेलोसिटी कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा cos 45 आई कैप माइनस साइन 45 जे कैप, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों मोमेंटम आपको पता चल गया, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पहले इसको देख लो एक बार। देखो अगर वो कॉन्सेप्ट याद होता होगा ना, तो यहाँ तो मैं आपकी जगह होता तो बस इतना, देखो बच्चों मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, वरना आप जब सीख चुके होगे सब कुछ, कॉन्सेप्ट सारा दिमाग में होगा, तो बस मन में सोचोगे कि हॉरिजॉन्टल तो मोमेंटम चेंज होता नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा, बस वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा वेलोसिटी का। तो v साइन 45 और चेंज कितना हुआ, माइनस v साइन 45, तो 2v साइन 45 का चेंज आया, देखो प्लस, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे, इसको देख लिया। अब देखो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बच्चों क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, हो जाएगा कि नहीं, ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा एम वी कॉस 45 आई कैप माइनस साइन 45 जे कैप, हो जाएगा कि नहीं, माइनस का एम वी कॉस 45 आई कैप प्लस का साइन 45 जे कैप, दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी और तो कुछ करा नहीं। अब देखो ये एम वी कॉस 45 आई कैप प्लस का, ये एम वी कॉस 45 आई कैप माइनस का, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बचेगा क्या, खाली एम वी साइन 45 जे कैप, एम वी साइन 45 जे कैप, दोनों माइनस के हैं, तो डेल्टा पी बच्चों चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका माइनस का 2 एम वी साइन 45 जे कैप। यही बचा कि नहीं बचा। अब अगर मैं क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मोमेंटम का, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि जे का तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो माइनस प्लस साइन नहीं देखते, सिर्फ प्लस ही रहता है, और जो जे या आई के साथ कंपोनेंट हो उसका अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ दो। लेकिन यहाँ जब इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लोगे तो ये तो ऑलरेडी सिर्फ जे ही बचा है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एम बी साइन 45, इतना ही तो। भाई मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या मतलब होता है कि उससे डायरेक्शन निकाल दो, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे जे कैप डायरेक्शन, नहीं बच्चों डायरेक्शन यहाँ पर माइनस जे कैप, निगेटिव वाई डायरेक्शन, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर जब माइनस जे हटा दिया तो ये क्या बचा 2 एम बी साइन, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो साइन 45 होता है 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2 एम वी, यही बच्चों आंसर है आपका। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहला वाला, एम वी √2 या √2 एम वी, कुछ भी कह लो। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैं क्या बता रहा था वो भी एक बार बता देता हूँ, इसको देख लिया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो पॉज करके फिर से। देखो मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो मैं इतना सब तो लिखता नहीं, अगर कंपटीशन में दिमाग में तुरंत ये ध्यान में रहता कि भैया एक्स एक्सेस पे तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं तो मोमेंटम चेंज सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा। पहली वाली वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v145, दूसरी वाली वेलोसिटी एट पॉइंट 2 नीचे की तरफ होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि निगेटिव में तुम बात समझो, ये हो जाएगा माइनस का v साइन 45 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो 2v साइन 45 हो गया, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो 2 mv साइन 45, यही तो हमारा आया इतनी सब गणित सॉल्व करने के बाद 2 mv साइन 45, देखा साइन 45 की वैल्यू रख दो, फिर से देख लो। लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग इसलिए ताकि जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो, क्योंकि ये लगता रहता है ना कि अरे इतना क्या पढ़ा दिया। देखो बच्चों पढ़ाया मैंने यही सोच कर है कि जो बच्चा यहाँ पढ़े उसको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े, बस यही एक मोटो है, यही एक टारगेट है। भले अभी तुम लोग जितना भी देख रहे हो उसको देखोगे, इसीलिए मैंने आज तक अपने वीडियो में वो सब कहा नहीं है कि प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, वो तुमको अच्छा लगेगा तो खुद ही कर दोगे, ठीक है, वैसे भी बहुत भीड़ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बातें बहुत हो गई। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड।
रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ये बात देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो तो दिमाग में उन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करा करो जो कीवर्ड की तरह है। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, रेस्ट आ गया, ठीक है। इफ़ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स देन s2 विल बी इक्वल टू, बात समझो क्या कह रहा है, इफ़ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड देन s2 विल बी इक्वल टू। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर शायद इनकम्प्लीट है। s2 जो है वो नेक्स्ट 10 सेकेंड वाली डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, s2 इज द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। मतलब टोटल वो 20 सेकेंड की दूरी चल रहा है, तो पहले 10 सेकेंड में वो s1 चलता है और दूसरे 10 सेकेंड में क्या चलता है, s2। तो पूछ रहा है s1 और s2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे सिंपल है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या, पहले तो देख लो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि भैया वो रेस्ट पे है, v इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका, ठीक है। तो हमें पता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मतलब चल रहा है, तो हम इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगर मैं फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स कैलकुलेट करूं, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स गिवन v इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ये भी लिखना ज़रूरी है। मतलब जब भी मोशन स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी 0, या इसको ज़्यादा सही से लिखूँ अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 को हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन में, याद आ रहा है। तो फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स s1 क्या हो जाएगी, s1 हो जाएगी बच्चों ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है आपका, यही तो मैं लिख देता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ a इंटू 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50a, हो जाएगा कि नहीं। तो s1 आ गया आपका 50a, ये लिखो। इतना देखो पहले, फिर मैं और बताता हूँ। देख लिया, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पर एक कैच ये है कि आप s1 तो निकाल लोगे क्योंकि वो तो शुरुआत के 10 सेकंड में चली हुई दूरी है। बाद के 10 सेकंड वाली दूरी को निकालने के लिए पहले आप टोटल 20 सेकंड की दूरी निकालो। बात समझो, बाद के 10 सेकंड की जो s2 है वो कैसे निकालोगे। तुम एक काम करो, इसी इक्वेशन में अगर टाइम 20 सेकंड ले लो तो तुमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी 20 सेकंड में। उसमें पहले वाली s1 माइनस कर दो तो s2 पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लगाएंगे, सर जब शुरुआत के 10 सेकंड में 50a आया है तो बाद के 10 सेकंड में भी 50a आएगा, तो s1 इज इक्वल टू s2 हो जाएगा, या s2 इज इक्वल टू s1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। यही तो बच्चों बात है, वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो आने वाले 10 सेकेंड में वो अपनी स्पीड बढ़ा के तो हो सकता है और ज़्यादा तेज, और ज़्यादा दूर तक चली जाए। यही तो कह रहा है वो, देख लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। अब क्या लिखूँगा यहाँ पर, फॉर टोटल 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, मान लेते हैं s है वो दूरी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन तो सेम ही रहेंगी भाई, स्टार्टिंग तो रेस्ट पे ही है ना उसकी, एक्सेलरेशन a ही मान लिया है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। ये टोटल ड्यूरेशन के लिए हमने निकाल लिया, मतलब पहले हमने शुरुआत के 10 सेकंड के लिए निकाला, फिर हमने पूरी जर्नी 20 सेकंड के लिए निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 200a, यही तो ये आ गई s। तो यहाँ से s1 क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, सिंस नेक्स्ट 10 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड s2 वो कितनी हो जाएगी, जो 20 सेकेंड्स में चली माइनस जो शुरुआत के 10 सेकेंड में चली, तो हो जाएगा s माइनस s1। यही तो s कितना है आपका 200, a माइनस s1 कितना है 50a, तो ये कितना आ जाएगा 150a आ जाएगा कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर s1 आया हमारा कितना 50a, और s2 कितना आया हमारा, s2 आया 150a। इसको s1 लग रहा है ना, ये 50a और 150a, तो यहाँ से s2 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ना 3 इंटू 50a, तो s2 हो जाएगा आपका 3 टाइम्स s1,
यही आपका आंसर है। तो S2 की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स S1 के बराबर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। AIPMT 2009 में आया है क्वेश्चन। देख रहे हो कैसे सरल सरल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा है। सेम मतलब मिलता जुलता, सिमिलर क्वेश्चन। जब भी सेम बोलूं तो सिमिलर समझना। देख लिया इसको भी देख लो। आगे बढ़े। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे बहुत ही मतलब तुरंत देखते ही कह दो अरे इतना इतना सरल क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर। ये PMT 2010 में है, ऐसा नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा ना। अ पार्टिकल मूव्स इन मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t according to equation x is equal to 1 upon t plus 5 the acceleration of particle is proportional to, acceleration किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहीं पर करना स्टार्ट कर दूं क्या क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, यहाँ हौच-पौच हो जाता है। देखो क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 5 दे रखा है कि नहीं। एक्सेलरेशन का कुछ पूछ रहा है, क्या रिलेशन होगा, ये इस इक्वेशन को 1 मान लो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता है सिंस पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है कि नहीं। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो जो दे रखी है 1 अपॉन टी प्लस 5। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि अगर ये 1 अपॉन एक्स होता तो इसको डिफ्रेंशिएट कर कैसे करते हैं, x ऊपर जाता तो पावर -1 हो जाती। x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 x की पावर -1 यानी x की पावर -2, तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता। यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं है। t प्लस 5 को x मान के डिफरेंशिएट कर दोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि t के साथ कुछ नहीं जुड़ा है ना, ये तो प्लस में जुड़ा हो। 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस 5 उसका। बच्चों मैं हर बार पूरी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज बता चुका हूँ आपको, ताकि आप इन सब में कंफ्यूज ना हो। वो देख जरूर लेना बच्चों, चैप्टर 4। देखो होता क्या है बच्चों, मैं भी चाहूँ तो 1-2 घंटे में बेसिक मैथमेटिक्स तुमको फिजिक्स भर की बता दूँ जल्दी जल्दी, और फिर तुम पूरे साल 2 साल परेशान रहो कि जब भी क्वेश्चन आए कुछ ना कुछ रिवाइज करो। या तो एक बार तुम उसमें 5-10 घंटे दे दो, मेहनत कर लो थोड़ी, तो इतनी मैथ आ जाएगी बच्चों कि कभी परेशान नहीं होगे। इसीलिए मैंने वो सीरीज़ बनाई थी, देख जरूर लेना अगर नहीं देखी है तो देखो डिफ्रेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। अब हमें पता है, क्या पता है, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो वेलोसिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट पे हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा d बाई dt और -1 अपॉन टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। यही तो माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ गया। तो ये d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी वैसे ही करो। t प्लस 5 को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, इसको x मान लो, तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर -2। उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2 इंटू एक्स की पावर -3। भाई ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी जब -2 -1 करोगे, तो ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन टी प्लस 5 क्यूब। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 अपॉन टी प्लस 5 क्यूब हो जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ बच्चों, अगर ये वेलोसिटी है -1 अपॉन टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड से हमको अभी ज़्यादा मतलब रखना है, ये माइनस से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड को सिर्फ v ही ले लूँ, बात समझो, तो मैग्नीट्यूड तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 5 का होल स्क्वायर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से जरा बच्चों देखते हैं एक चीज़, इसको देख लो पहले फिर वो यहाँ से क्या देखते हैं, ये मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, देख लो क्या, सिंस t प्लस 5 का होल स्क्वायर, देखो या ऐसे ही लिखो 1 अपॉन टी प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, ये 2 उधर चला जाए, ये पूरे का पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, ऊपर तो 1 है, नीचे t प्लस 5 है, तो 1 अपॉन टी प्लस की 5 की पूरी की पावर 2 हो जाएगी स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो सर बिल्कुल हो जाएगा। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 1 अपॉन टी प्लस 5 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो रखते हैं, ये देख लिया है।
ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1/t+5 भाई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 1/t+5 को अभी हम लोगों ने निकाला है कितना है, √v⁻3। अच्छा √v को क्या लिख सकते हो, v⁻1/2 लिख सकते हो कि नहीं। और ये इंडिसेस में हम लोगों ने चैप्टर जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे बेसिक, तो उसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंट और इंडिसेस वाला एक टॉपिक पढ़ा था। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस केस में, तो कितना हो जाएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों 9th वाली, ये हो जाएगा v⁻3/2। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके होगा, देखो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू नहीं, इसको कैसे प्रोपोर्शनलिटी आपको पता होगा, ऐसे लगाते हैं, ऐसे चिड़िया बना देते हैं, इसका मतलब होता है किस पर डिपेंड कर रहा है। तो 2 हटा दो, 2 पर तो डिपेंड मतलब वो तो एक कांस्टेंट है, डिपेंड वेलोसिटी पे कर रहा है, और उसकी पावर क्या है 3/2, यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसमें तो क्वेश्चन में तो वी दे नहीं रखा है, उसमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब बहुत बच्चे पता है यहाँ पर मैं भी होता तो कंफ्यूज हो जाता, सर यहाँ माइनस आ रहा है, अब इसको कैसे हटाएं, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसको अगर रूट में लाएंगे तो निगेटिव का, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। देखो वेलोसिटी, टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब टाइम अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो टाइम एक स्केलर है, उसकी वैल्यू जो भी लेके सॉल्व करोगे मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना। तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया 1/t+5 का स्क्वायर, वहाँ से मैंने t+5 1/t+5 की वैल्यू निकाली और एक्सेलरेशन में रख दी, तो हमें ये मिल गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है, क्यों, यही आंसर है हमारा। इसको देखो एक बार, देखा कितने हल्के हल्के क्वेश्चन। अच्छा जो बच्चे नीट वाले हैं, जो बायो के स्टूडेंट, अगर उन्होंने ये देख के बच्चा कि आईआईटी जेई के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं। देखो बच्चों मैं ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं जितने क्वेश्चन आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर में 45-50 साल में 100 साल में पूछे गए वो सब लगवा रहा हूँ। मैं कुछ 15-20 क्वेश्चन जो अच्छे मुझे लग रहे हैं वो लगवाए दे रहा हूँ। तो वो बच्चों ज़रूर देख लो, अगर आईआईटी के हो तो नीट वाले देख लो, नीट के भी क्वेश्चन देखो, नीट वाले हो तो आईआईटी के भी देखो, क्योंकि अगर वो हम लोगों ने साथ में लगाए होते ना, जैसे कुछ बच्चे यहाँ बायो के होंगे वो छोड़ दिए होंगे, यार ये तो अभी आईआईटी वाला लगवा रहे हैं, नीट वाले लगाएंगे तब लगाया जाएगा, ठीक। वो लगाए होते बच्चों तो क्वेश्चन एकदम वही हलवा लगते, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं आईआईटी जे वो थोड़े और इलेबोरेटिव होते हैं, तो ये और आसान लगता है, बात समझ रहे। इसलिए मैं जितने यहाँ लगवा रहा हूँ बच्चों उतने तो क्वेश्चन लगा ही लेना यहाँ पर, उसके बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने क्वेश्चन लगाना, ठीक है। किसी एक बुक से लगा लेना, वो सब बार बार मैं बता चुका हूँ, किसी एक बुक से लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये AIPMT 2010 पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t=0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई। आफ्टर 6 सेकेंड्स another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v, बात समझो। द 2 balls meet at t=18 सेकेंड, ठीक है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ v, टेक g 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी हाइट वाइट नहीं दे रखी, मान लो h है ये, ठीक है, हाई राइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक बॉल फेंकी जाती है, मान लो t=0 पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहली वाली बॉल की, जो पहली बॉल मान लेते हैं कि वो बॉल A है, उसको फेंका जाता है, तो फेंकते हैं उसको, वो नीचे गिर रही, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड उसी सेम प्लेटफॉर्म से दूसरी बॉल को फेंका जाता है एट t=0, एट t=6 सेकेंड, बात समझो। t=0 पे तो हम फेंक चुके हैं एक पहली वाली बॉल, 6 सेकेंड बाद, जस्ट 6 सेकेंड बाद हम दूसरी बॉल फेंकते हैं, लेकिन अब उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दे रहे हैं, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, अब हम उसको फेंक रहे हैं नीचे। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v वेलोसिटी से नीचे जा रही है। और ये कह रहा है कि ये दोनों जो बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स t=18 सेकेंड पे मिलती हैं आके, t=18 सेकेंड के बाद, ये टाइम में मैंने एरो दिखा दिया, कोई गलत बात नहीं है। आफ्टर t=18 सेकेंड्स
वो दोनों बॉल क्या होती हैं, एक ही पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया भाई, तो दोनों पे जी तो सेम ही लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यूटी। भाई एक बॉल को तुम खुद सोचो, एक बॉल को ऐसे ही फेंक दिया, कॉमन सेंस लगाओ, और एक बॉल को भले 6 सेकंड बाद फेंका है लेकिन उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है तो और तेज़ी से नीचे जाएगी, दोनों ही 18 सेकंड बाद मिलेंगी। तो पूछा है कि v कितनी है, यानी ये जो बॉल जिस वेलोसिटी से फेंकी गई है दूसरी वाली बॉल आफ्टर 6 सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें ये पता है, क्या पता है कि t इज इक्वल टू 18 सेकेंड में ये जो बॉल a है वो कोई हाइट मान लेते हैं h गिर जाएगी, जहाँ पर वो मिलेंगे भाई a को तो पूरे 18 सेकेंड गिरना पड़ेगा, और ये जो b है उसको 6 सेकेंड बाद कितने सेकेंड गिरना पड़ेगा उसी सेम पॉइंट पे मिलने के लिए, सेम हाइट पे, उसको 12 सेकेंड चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, फॉर फर्स्ट बॉल ए हमने मान लिया है एट टी इज इक्वल टू 0 से फेंका जा रहा है और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है u, यही तो हम क्या करते हैं एस ए या एच मान लेते हैं, जितनी हाइट से वो गिरेगी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब ये समझो, ये तो इसको तो पूरा 18 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। फॉर फर्स्ट बॉल एट टी इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू हम यहाँ आफ्टर टी इज इक्वल टू 18 सेकेंड, तो यहाँ पर रख देते हैं h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे इंटू 18 स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे या कैंसिल कर दो तो ये 5 इंटू 18 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब फॉर सेकेंड बॉल बी आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड बाद फेंकी जा रही है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी को यूज, तो यहाँ पर हम अगर इक्वेशन लगाएं तो ये क्या होगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल याद आ रहा है भाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉल के केस में, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अभी यहाँ पर दे रखी है v, इस केस में तो रेस्ट से फेंकी गई तो वहाँ v दे रखी। तो हाइट तो देखो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसको चलना पड़ेगा 12 सेकेंड। देखो यही तो क्वेश्चन में, बस इतना समझ जाओ कि पहले वाली बॉल पूरी 18 सेकेंड गिरेगी नीचे, दूसरे वाली 6 सेकेंड बाद फेंकी गई है, तो 18 माइनस 6 कितना हो गया, 12 सेकेंड गिरेगी, लेकिन वो जाएगी सेम हाइट तक क्योंकि उनको मिलना है एक पॉइंट के बाद। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u की जगह हम v रख देंगे, इसकी जगह t की जगह 12 रख देंगे, तो ये हाफ g की जगह 10 रख देंगे और ये फिर से 12 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 12v प्लस 5 इंटू 12 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया h, ये भी h हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ कितना हो गया, 12 इंटू वी प्लस 5 इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 18 स्क्वायर, यही तो, ये देखो 12 इंटू वी प्लस 5 इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 18 स्क्वायर। ये उधर लेके जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये बच्चों मैं आसानी सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ ताकि आसानी से, ए प्लस बी हो गया 30, ए माइनस बी हो गया 6, ये हो गया 12v, यहाँ से 6 1 जा 6 2 जा, ये v इज इक्वल टू 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 15, तो 15 5 जा 75 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, ये आंसर है। आप देख लो इस क्वेश्चन को फिर से, देख लिया, करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस इतना दिमाग लाना था कि भाई दूसरी बॉल को 12 ही सेकंड मिलेंगे गिरने के लिए, सेम हाइट, बात समझ लो, क्योंकि उन्हें t इक्वल टू 18 पे मिलना भी तो है।
देख लिया। छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये AIPMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कितना होगा? बच्चों ये क्वेश्चन पता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुरंत देखते ही। पता है कैसे? क्या कह रहा है कि भैया एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, ठीक है भाई फेंक दो, ठीक है। कह रहा है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ मैक्सिमम हाइट होती है। अब हमें पता है, क्या पता है कि मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है कि नहीं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो खत्म हो गई होती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है और इसे फेंका गया है एंगल थीटा से, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है v। वो क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहाँ पर जो भी उसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की 1/2 है, ये v/2 है। ये देखो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड देखो, वेलोसिटी नहीं कहेगी, स्पीड की बात करेगी। इसीलिए यहाँ पर देखो v मैंने जो लिया है मैग्नेट वेक्टर नहीं देखो। अगर वेलोसिटी लेते तो यहाँ पर डायरेक्शन वो सब वेक्टर क्वांटिटी दुनिया भर का दिमाग लगाना पड़ता। यहाँ पे स्पीड क्यों बोल दिया? स्पीड इसलिए बोल दिया क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। देखो तुम मेंटालिटी समझो। तो यहाँ पर स्पीड इसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर v है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है इसकी? आधी, v/2। यही तो इसका बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका v का? ये हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? और ये तो हॉरिजॉन्टल है ही। और हमें पता है सिंस वी नो, क्या नो करते हैं हम? दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? क्योंकि प्रोजेक्टाइल पे एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। वो तो जी ही लग रहा है। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कैसे चेंज कर देगा? वी नो दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? v नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो v cos थीटा है, और वहाँ पर कितनी है? वो तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये हो जाएगा v/2। ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 होता है cos 60 पर। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर कौन सा मैच करेगा? डी। अब बच्चों एक चीज़, ये कभी ये कॉस काट मत देना। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं करते देखा हूँ ऐसा बच्चों को। ये अपराध है, ये गुनाह समझ रहे हो? क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। ये इक्वल टू का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 है। ठीक, चलो ये देख लो क्वेश्चन जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लिया इसने भी, तुरंत और कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रहे हम लोग बच्चों, उसमें कुछ ऐसा दुनिया से उबेदा कुछ आ गया है क्या? सब कुछ वही है जो पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कह दिया कि तुम जो है क्वांटम फील्ड फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करने लगो, ये सब तो कुछ कह नहीं रहा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बस इस लेक्चर में। AIPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हो जाती है। मतलब 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं IJ यूज़ होंगे हमारे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। कैसे? देखो ये अगर मैं ऐसे बना दूँ इसको तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। हो गया कि नहीं? अगर एक्स वाई से कंपेयर करूँ तो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। ठीक, अब क्या कह दें? बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी लेट यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? टूवर्ड्स ईस्ट। टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब ये हो गया प्लस का आई कैप। अगर डायरेक्शन भी बतानी है तो ये हो जाएगी 30 आई कैप। हो जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। आफ्टर टी इज इक्वल टू, या इसको v1 लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, v1 इनिशियल वेलोसिटी v1, ठीक है। आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड,
t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अब देखो 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, प्लस का j, यही तो यूनिट वेक्टर, हमें वेक्टर टर्म में लेना है, तो 40 इंटू जे कैप हो जाएगा कि नहीं, प्लस का। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी, या डेल्टा टी, ऐसे टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी अगर ले लो तो डेल्टा वी क्या हो गया, वी टू, ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ, माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी है आपका 10, वी टू है आपका 40 जे माइनस 30 आई अपॉन 10, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4j माइनस 3i, हो जाएगा कि नहीं। और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो ये एक्सेलरेशन। अब लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है, आंसर में आई और जे नहीं आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है, एक्सेलरेशन हमारा आ गया है 4j माइनस का 3i। तो एक्सेलरेशन सॉल्व कर दो, ऐसे मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, जो भी कोफिशिएंट लिखे हैं उनका स्क्वायर, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जे के कम, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √25, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब माइनस मत ले लेना, क्योंकि रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है, प्लस का भी, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए प्लस वैल्यू हम सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी वाला आंसर, ठीक है। इसको भी देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं था, 2011 में पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने आज 1 ही घंटे की वीडियो में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर पे चले जाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।